राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त को राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इससे पहले 3 अगस्त को राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण मामले में उपराज्यपाल के फैसले को अंतिम माने जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के एक गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दूसरे दिन भी मुठभेड़। पुलिस ने आम जनता को घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी। मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन से संबंध निजी बस चालकों की वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल 5वें दिन भी जारी। निजी परिचालकों की कम से कम 704 बसें सड़कों से नदारद रहीं। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों को सेवा में लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले से ही रोक लगा रखी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल किया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब इटावा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया को कब अयोग्य करार दिया जाएगा। हाल ही में आगरा की एक एमपी एमएलए अदालत ने सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नेत केंद्र सरकार ने राज्य में रेलवे की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मामूली धन आवंटित करके इसकी उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल, सड़क और हवाई नेटवर्क कई गुना बढ़ा है। हरियाणा के अधिकारियों ने हिंसा प्रभावित नूह जिले में एक होटल सह रेस्टोरेंट सहित उन कई अवैध संरचनाओं को ढहा दिया जहां से पिछले सप्ताह की शुरुआत में झड़पों के दौरान एक धार्मिक यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया था। यह नूह में ध्वस्तीकरण अभियान का 4था दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में होगी, जिसमें कांग्रेस से सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी एवं कम से कम 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं ने यहां बताया कि एमवीए नेताओं ने इन आगामी सम्मेलनों की रूपरेखा की योजना बनाने के लिए शनिवार को बैठक की। साल 2020 में हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोपी 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चेन्नई पहुंची, जहां राजभवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए द्रौपदी मुर्मू ने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चेन्नई सभ्यता और संस्कृति का उद्गम स्थल है। तिरुकुल्लूर काव्य सदियों से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही महिला शिक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करती हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। I am delighted to be present here today at the convocation of the University of Madras. I congratulate the medal winners and all students graduating today. I also congratulate the proud parents, guardians and faculty members in this occasion, which is a moment of joy for them also. I appreciate the faculty, staff and officials, both past and present, of the University of Madras for their commitment to the pursuit of knowledge and academic excellence. This region has been a cradle of civilization and culture. The rich tradition of Sangam literature is a precious heritage of India. The great wisdom preserved in Tirukural has been guiding all of us for centuries. The great Bhakti tradition of poetry started in Tamil Nadu and it was taken to the north by the wandering saints.
The temple architecture of Tamil Nadu, the statues and sculptures are a tribute to human excellence. With pride in the immensely rich cultural heritage that they have, the young students have to become important citizens of the global knowledge society of the 21st century. I am told that about 1,85,000 students are currently studying in this university and its affiliated colleges. Your university has a rich history and glorious legacy. It is indeed a matter of great pride that 6 former presidents of India were students of this university. Dr. S. Radhakrishnan, Sri V.V. Giri, Sri Neelam Sanjeev Reddy, Sri R. Venkatraman, Sri K.R. Narayanan, and Dr. A.P.J. Abdul Kalam. The eminent freedom fighter who also served as the first Governor General of India, Sri Chakravarti Rajgopalachari, was a student of this university. Sri C.V. Raman and Dr. S. Chandrasekhar, Nobel laureates and students of this university, have made exceptional contribution to the world of science. 2 Chief Justice of India, Justice M. Patanjali Shastri and Justice K. Subbarao, have enriched the sphere of jurisprudence. The very idea that your university has produced such great people should make you strive hard for achieving excellence in pursuit of learning and nation building. Ladies and gentlemen, the University of Madras has promoted a culture of research and academic rigor. This has enabled the development of skilled human resources, which have been driving various industries and sectors. I would urge the university to invest more in cutting-edge research, encourage interdisciplinary studies, and promote international collaborations. Embracing technologies such as artificial intelligence, machine learning, and data analytics can strengthen this university as an institution that attracts global talent. Congratulate all of you on achieving a major milestone in your life and career. I am sure you are capable of building a very bright future for yourself and for the country. The future belongs to you. With this message, I bless you all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. पीएम मोदी ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास आधुनिकता के साथ होगा और इन 508 अमृत भारत स्टेशनों के नव निर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशंस के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन
अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी, भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और दूसरी वजह है उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए, चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। जब लोग इस तरह का बदलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। और भाई बहनों, ये जो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है ना, ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमृत भारत स्टेशंस भारतीय रेल के इस कायाकल्प को एक नई ऊंचाई देंगे। आओ, इस क्रांति के महीने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास समारोह को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डिजिटल माध्यम से सुना और अपने संबोधन में कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का कार्य पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है। ये बेहद खुशी की बात है कि नागपुर के मेन स्टेशन के साथ अन्य स्टेशनों के पुनर्निर्माण से लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी और अब उन्हें मेन स्टेशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये स्टेशन बेहतर सुविधाओं से लैस होंगे। रेल स्थानकों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है और हमारे लिए विशेष खुशी की बात है कि हमारे काटोल, नरखेड़ और गोधनी, इन 3 स्टेशन का भी पुनर्निर्माण आज होने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से ये अच्छा स्टेशन बनने से यहाँ काफ़ी गाड़ियों को स्टॉपेज मिलेगा और इस एरिया के लोगों को अब मेन स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टेशन बनाते समय अच्छे आर्किटेक्ट से इसका प्लान हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे प्रकार की सुविधाएं भी आपको सबको मिलेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो मेन स्टेशन है नागपुर का, उसको भी नवनिर्माण के लिए उसके लिए भी परमिशन मिली है, उसका भी काम शुरू हुआ है। अजनी का भी काम शुरू हुआ है और स्वाभाविक रूप से अजनी और गोधनी ये 2 उप स्टेशन है और नागपुर का मेन स्टेशन जो है वो भी हमारे लिए विशेष रूप से अच्छा होने जा रहा है। माननीय रेल मंत्री जी को मैंने ये प्रार्थना की थी कि हम नागपुर में यहाँ से एक अच्छी
नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से वडसा, नागपुर से गोंदिया और नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से अमरावती, नरखेड़, यहाँ तक हम एक अच्छी लोकल फास्ट मेट्रो शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया कि थोड़ा सा इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नागपुर से वर्धा इस पर 135 पीसीयूएस का ट्रैफिक है और इसलिए 4 लेन करने का काम शुरू है। दोनों जगह पर 4 लेन पूरी होने के बाद हम तुरंत इस मेट्रो को शुरू करने के लिए इनिशिएटिव भी लेंगे और कार्य भी शुरू भी करेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि रेलवे के हिसाब से जो हमारा अजनी का स्टेशन है उसको हम मल्टी मॉडल हब के रूप में भी उसका विकास कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से वो हमारा पैसेंजर हब होगा। और नागपुर ज़िले में जो सिंधी है, वर्धा ज़िले में नागपुर ज़िले से लगकर, वहाँ देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए हमको दिए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हम वहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज इस स्टेशन पर आया हूँ, पर स्टेशन पर आने के लिए रोड ही नहीं है। मैं सभी प्रवीण जी से और इनसे अनुरोध करूँगा कि इस स्टेशन को अच्छा रोड कैसे मिले ये भी चिंता करिए, पार्किंग भी मिलना चाहिए। नहीं तो पार्किंग नहीं होगा, आने का रोड ठीक नहीं होगा तो लोगों को इससे तकलीफ होगी, ट्रैफिक जाम होगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम शिवराज डिजिटल माध्यम से जुड़े और कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण हो रहा है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय कायाकल्प होने जा रहा है। उन्होंने समस्त प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया। रेलवे के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि के कामों का हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री भूमि पूजन संपन्न किया है। विदिशा सहित 34 रेलवे स्टेशन और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बढ़ोतरी की जाएगी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार कई तरह के विकास के काम कर रही है, लेकिन तकलीफ का विषय ये है कि हमारे प्रतिपक्ष को देश की प्रगति और विकास रास्ता नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है सबका साथ सबका विकास। इसलिए इस अभियान में चूंकि आज प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि सब विकास में मिलकर साथ दें। मध्य प्रदेश का संकल्प है कि हम प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सबको साथ लेकर मध्य प्रदेश के विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं।
रायपुर साइंस कॉलेज सभागार में सीए छात्रों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और देश के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करते हैं। इसके साथ ही सीएम बघेल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 5 एकड़ जमीन देने की भी घोषणा की। देश भर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी हमारे जो सीए के छात्र हैं, छात्रा हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब हम लोग कॉलेज में थे तब गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट शहर में हम लोगों को देखने मिलता था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग बढ़ा, इनकी आवश्यकता बढ़ी और जिस प्रकार से रंजीत जी ने बताया कि अब 8.5 लाख हमारे सीए पूरे हिंदुस्तान में है, 1,500 बच्चे हमारे सब सामने हैं। पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, हालांकि बहुत कठिन होता है, लेकिन उन्होंने कहा पैसा कमाना बहुत आसान है, कठिन तो खर्च करना होता है। इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, खर्च कहाँ कर रहे हैं और खर्च कहाँ करना है, किसमें आपने ज्यादा खर्च कर दिया और किसमें कम खर्च कर दिया, जिसके कारण से आपको हानि हुई, ये जानकारी कोई देता है तो हमारे चार्टर्ड अकाउंट देते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो व्यापार के, व्यवसाय के, उद्योग के आईना है, वो आपको आईना दिखाने का काम करता है कि आप साल भर में आपने ये किया, जहां जहां आपको ज्यादा खर्च करना था वहां आपने कम कर दिया, जहां आपको खर्च कम करना था वहां ज्यादा कर दिए। अब जो आपके पास पैसा आया तो कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना है, किस दिशा में काम करना है। तो ये न केवल व्यापारी को, व्यवसायी को, उद्योगपति को, बल्कि सरकार को भी ये बताते हैं कि हमारे पास जो धन आ रहा है उसको किस प्रकार से और आगे बढ़ाना है, उसमें कहाँ कहाँ स्कोप है, ये बताने का काम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है देश के, समाज के। सैलरी लेने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हैं, बल्कि समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। ये महत्वपूर्ण अंग है समाज का। और देश में जिस प्रकार से प्रगति हो रही है उसमें बड़ा योगदान आपका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए वातावरण बनाना, चाहे आप स्कूल कॉलेज में हैं, यदि पढ़ाई का वातावरण उस कैंपस में नहीं हुआ वह कैंपस बहुत जल्दी खाली हो जाएगा या उसके बारे में, उस कैंपस के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा नहीं रहेगी। घर में यदि पढ़ाई का वातावरण नहीं रहेगा तो कितना भी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हो वो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे घर में हो चाहे कैंपस में वातावरण देने का आवश्यकता है। सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, रवि कॉलोनी ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1,000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है और मैं समझता हूँ एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। जब 1,000 एकड़ में जब होलसेल कॉरिडोर हमारा खुलेगा तो निश्चित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत तो और पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो जो आपने मांग की, रवि गौलानी ने मांग की, उसके बाद तो गर्ग साहब और रंजीत साहब और पूर्व वक्ताओं ने सब ने एक स्वर से कहा कि हमको जमीन चाहिए। अरे पूरी जमीन छत्तीसगढ़ की आपकी है, क्या चिंता करते हो आप, 5 एकड़ मांग रहे हैं, निश्चित रूप से मिलेगा आपको। देखिए किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जो ताकत वो क्या है, वो लोगों के चेहरे में मुस्कान। वो सबसे बड़ी संपत्ति यदि मेरी है तो यही है, चाहे बच्चे हों, छात्र हों, किसान हों, आदिवासी हों, अनुसूचित जाति हों, महिलाएं हों, बड़े बुजुर्ग हों, युवा हो, तो आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए। आप सबके मन में एक सपना है, उस सपने को उड़ान देने के, उसके लिए आकाश तैयार करने के, उसके लिए वातावरण तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये जो धरती है वो किसके लिए, ये आने वाले पीढ़ी के लिए, तो उसके लिए वातावरण हम दें, खूब तरक्की करें। हमारा छत्तीसगढ़ का नाम जहाँ कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, उद्योग व्यापार के क्षेत्र में हो रहा है, हमने जो नीति बनाई पूरे देश का, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना फैला वहाँ आर्थिक मंदी से जूझता रहा, एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहां आर्थिक मंदी छू तक नहीं गया। तो मैं इस अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया और आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरे नए पीढ़ी से मुलाकात करने का आपने अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए
अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वन एवं वन्य जीवन विभाग द्वारा पोलो ग्राउंड स्टेडियम दिल्ली विश्वविद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि देश के सभी शहरों में एक ओर जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वहीं सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली देश का पहला ऐसा शहर है जहां विकास तो बढ़ रहा है लेकिन प्रदूषण कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में दिल्ली का प्रदूषण लगभग 30% कम हुआ है। वन महोत्सव तो हम हर साल करते थे, पौधे दिल्ली के अंदर हर साल लगते थे, लेकिन इस साल दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर वन विभाग के प्रयास से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन बनाने का अभियान चल रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि तमाम गर्मी, तमाम बारिश के बावजूद कुदरत भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। पूरे देश में कहा जाता था कि दिल्ली दुनिया के सबसे टॉप 10 प्रदूषित शहर में है। हमें इस बात की खुशी है कि आज अरविंद केजरीवाल के प्रयास से टॉप 10 से दिल्ली बाहर हो गई है। आज टॉप 10 में दिल्ली का नाम नहीं आता है। केवल टॉप 10 से बाहर नहीं हुई, आपके छोटे छोटे प्रयासों से दिल्ली के अंदर, आपको याद होगा, दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू किया था। लेकिन उस ऑड इवन लागू करने का फायदा क्या हुआ? पूरे दिल्ली के बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि पोल्यूशन कुछ होता है। ऑड इवन की सफलता की गारंटी दिल्ली के बच्चों ने किया, छोटे छोटे बेटे बेटियों ने किया। बच्चों के अंदर जागृति पैदा हुई और उस दिन से धीरे धीरे उल्टा मीटर शुरू हुआ। हमें इस बात की खुशी है आपको बताते हुए, पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। दिल्ली के अंदर तमाम विकास के डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब पूरे देश में प्रदूषण का स्तर शहरों में बढ़ रहा है, दिल्ली अकेला शहर है जहां आपके प्रयास से पिछले 8 साल में पोल्यूशन कम हो चुका। इतनी जिंदगी हमें मिल चुकी है। 30% को 50% पर ले जाना है। 50% पर ले जाने का हमारे पास 2 ब्रह्मास्त्र है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन गाड़ियों के धुएं से होता है। पहला ब्रह्मास्त्र हमारे पास है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी दी जा रही है। जो भी कोई आप या आपके आस पड़ोस में कोई नई गाड़ी लेने जाता है, उसको समझाओ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर के आओ, तुम दौड़ते भी रहोगे, पेट्रोल का पैसा भी बचेगा और हमारी जिंदगी भी बचेगी। और दूसरा ब्रह्मास्त्र है जो कुदरत ने दिया है, ये वृक्षों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में कुदरत ने हमें नेचुरल एयर प्यूरिफायर दिया है। पूरे देश ने एक मानक तय किया, किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल होगा, जितनी जमीन होगी, उस जमीन का 20% हरा होना चाहिए। दिल्ली वालों, आपको मुबारक। आज दिल्ली वालों ने मिल करके, सरकार और समाज ने मिल करके, RWA ने मिल करके, इको क्लब ने मिल करके, पर्यावरण मित्रों ने मिल करके दिल्ली के अंदर जो अभियान चलाया है, देश का मानक 20% है, दिल्ली 20% को पार कर चुकी है। 23% आज दिल्ली का ग्रीन बेल्ट हो चुका है। इसलिए दिल्ली वालों से मैं कहना चाहता हूं, आपको सौभाग्य से अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व मिला है। पूरा विभाग, सभी लोग मिल करके आज ये 4था वन महोत्सव हो रहा है। हमने निर्णय लिया है कि सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर एक एक करके वन महोत्सव के माध्यम से इस जागरूकता को जन जन पहुंचाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछला जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दी कि 5 साल के अंदर, उन 10 गारंटियों में एक गारंटी थी कि अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हमें इस बात की खुशी है कि पिछले 3 साल में 1 करोड़ 18 लाख पौधे लगाए जा चुके। इस साल 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है जो अभियान चल रहा है। ये साल पूरा होते 1 करोड़ 70 लाख पौधे हम लगा चुके होंगे। अगले साल के लिए केवल 30 लाख पौधे बचेंगे। अगला साल पूरा होते होते दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है 2 करोड़ पौधे पूरा लगाने का, उससे हम ज्यादा पौधे लगाएंगे और दिल्ली वालों के साथ मिल करके और भव्य तरीके से वन महोत्सव मनाएंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।